चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। और मैं आपको बता सकूं कि आज जो हम नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है मेरे दोस्त? राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक, नेशनल इनकम वाला टॉपिक। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मजे में हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं? बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ में शिव प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, ओमकार प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, राधे कृष्णा भैया, राधे कृष्णा, है ना। गुड मॉर्निंग राकेश भाई, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से और खूब प्यार भरा नमस्कार। ओके, चलो तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाओ। मैं भी आप लोगों की कमेंट्स को स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं और खूब अच्छे से चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाकाल, है ना। नीति आयोग और ये पढ़ लेंगे, चिंता मत करो, है ना। आज हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय के बारे में। अभी तक हम पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ रहे थे और खूब आनंद हमने लिया था। आज राष्ट्रीय आय के बारे में हम कुछ बेसिक सी बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जरा राष्ट्रीय आय के बारे में हम चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, राष्ट्रीय आय। हेडिंग क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय आय हमारा हेडिंग है। तो मैंने लिखा मेरे साथियों नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आय के नाम से आप इसे जानते हैं। तो नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो भाई, देखो कुछ बातें हैं राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई, उन बातों पर मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहली बात क्या है कि जो राष्ट्रीय आय है इसमें कितने साल का आंकड़ा लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जब भी मापन किया जाएगा तो 1 साल का डेटा लिया जाएगा, 1 साल का डेटा। आगे बात समझ में? तो इसमें मैं पहली बात आपको बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय आय में 1 वर्ष का आंकड़ा लिया जाता है। तो लिखेंगे इसमें 1 वर्ष का डेटा या आंकड़ा बोल सकते हैं, लिया जाता है। राष्ट्रीय आय के मापन में 1 साल का आंकड़ा या डेटा लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात मेरे साथियों, राष्ट्रीय आय में जो 1 वर्ष का आंकड़ा लिया जाता है उसी को हम बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं उसे आप? वित्तीय वर्ष के नाम से आप उसे जानते हो, फाइनेंशियल ईयर आप इसे बोल देते हो। तो भारत सरकार जब राष्ट्रीय आय की गणना करती है ना, तब एक वित्तीय वर्ष के बारे में जानकारी देती है। वो वित्तीय वर्ष का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर आप इसे बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर आप इसे बोल देते हैं। वित्तीय वर्ष का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर आप इसे बोलते हैं। तो सरकार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो फाइनेंशियल ईयर लेती है उसकी अवधि क्या है? तो याद रखना है मेरे साथियों, उसकी अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से, सुनना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए की जाती है। ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए की जाती है, ये बात आपको याद रखना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए ये फाइनेंशियल ईयर है। फिर अगली बात मेरे साथियों, मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय में कितने ईयर का डेटा लिया जाता है? तो सिंगल ईयर का डेटा लिया जाता है, याद रखना है, सिंगल ईयर का डेटा लिया जाता है। दूसरी बात, राष्ट्रीय आय को किसमें मापा जाता है? तो नेशनल इनकम का जो मापन है, मेजरमेंट है, वो करेंसी के रूप में किया जाता है, मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय आय का मापन मुद्रा, या राष्ट्रीय आय को मुद्रा में मापा जाता है। लिखें इसे मुद्रा या मनी में, इसे मुद्रा, मनी के रूप में, इसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। इसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है, रूप में मापा जाता है, इसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। तो नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ, नेशनल इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी, सॉरी, तो इट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। अंग्रेजी में लिख लेना, इन द फॉर्म ऑफ मनी। रुपये में मापते हैं, डॉलर में मापेंगे, नेशनल इनकम को किस में मापेंगे? इसी में तो मापेंगे। फिर अगली बात मेरे साथियों, ये जो राष्ट्रीय आय है आपकी, है ना, ये जो आपकी राष्ट्रीय आय है, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? मेजरमेंट इसका किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का मापन किसके द्वारा किया जाता है? अगर ऐसा सवाल पूछे तो आपको याद रखना है एनएसओ के द्वारा किया जाता है, एनएसओ, एनएसओ। और इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एनएसओ 2019 में बना है, दरअसल 2 संस्थाओं से मिलकर के इसको बनाया गया है ना। वो 2 संस्थाएं कौन कौन सी है वो भी जरा देख लो। एनएसओ जो है ना मेरे दोस्त, एनएसओ, इसको 2 संस्थाओं से मिलकर के बनाया गया है। राष्ट्रीय आय का पहले मापन करता था सीएसओ नाम की संस्था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं, है ना। और दूसरी बात मेरे साथियों याद रखना है, एक संस्था थी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इन दोनों संस्थाओं को मर्ज किया गया और एनएसओ की स्थापना की गई। और ऐसा शुभ कार्य कब किया गया? तो याद रखना है 23 मई 2019 को ऐसा शुभ कार्य किया गया। ठीक है, ऐसा शुभ कार्य किया गया 23 मई 2019 को। ठीक है, अगली बात, अच्छा, इसका सबसे पहले मापन किसने किया? राष्ट्रीय आय का सबसे पहले मापन किसने किया? तो सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? फर्स्ट एस्टीमेट किसने लगाया नेशनल इनकम का?
तो नेशनल इनकम का फर्स्ट एस्टीमेट वो किसके द्वारा लगाया गया? सर्वप्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया भैया राष्ट्रीय आय का, बता सकते हैं आप लोग? किसने अनुमान लगाया? तो याद रखना मेरे साथियों, 1867-68 की बात है, 1867-68 की बात है। दादा भाई नौरोजी ने इसका अनुमान लगाया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो लिखेंगे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका अनुमान लगाया गया था। और दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा मेरे साथियों जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी बताई थी? प्रति व्यक्ति आय, जिसे आप लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। वो कितनी बताई थी दादा भाई नौरोजी ने? 20 रुपए बताई थी, 20 रुपए बताई थी। ये 20 रुपए एन्युअल है, वार्षिक है। कितनी है? वार्षिक है। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आपको याद आ रही है क्या? अगर आ रही है तो यहां पर लिखने में क्या दिक्कत है? लिख लेते हैं। ए सज्जन, किसको दिक्कत हो रही है? किताब का नाम लिखिए जरा, जल्दी से कमेंट करके बुक बताएंगे इनकी। तो इनकी जो किताब का नाम है वो क्या है? तो द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? तो इनकी किताब का नाम लिखिएगा, द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ओके, ये इनकी किताब का नाम है मेरे दोस्तों। तो दादा भाई नौरोजी ने इस किताब में बताया कि राष्ट्रीय आय जो है वो कितनी है, क्या है, वो सब बातें की। अगली बात मेरे साथियों, इसका वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया? राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान, साइंटिफिक मेजरमेंट किसके द्वारा किया गया? वैज्ञानिक अनुमान, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान, साइंटिफिक मेजरमेंट, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान, मेजरमेंट, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? तो राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? तो याद रखना है, राष्ट्रीय आय का जो वैज्ञानिक अनुमान है वो किसके द्वारा लगाया गया है? तो इसका जो वैज्ञानिक अनुमान है अनुमान है ना मेरे दोस्त, वो किसके द्वारा लगाया गया है? डॉक्टर वी के आर वी राव द्वारा। तो याद रखना है, डॉक्टर वी के आर वी राव, वी के आर वी राव, इनके द्वारा इसका वैज्ञानिक अनुमान लगाया गया था 1931 में। और इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी, पीसीआई में लिख रहा हूं, पर कैपिटा इनकम, अब आप लोगों की तैयारी इतनी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो कितनी थी? 62 रुपए बताई थी। तो एनुअल मेरे साथियों 62 रुपए इन्होंने वैज्ञानिक अनुमान ये बताया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में आती है और आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? बताओ एक बार, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक सी बात है, सवाल यहां से आता है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये 10th क्या है? कहां लिखा 10th? कहीं लिखा है क्या 10th? 10 आर क्या था? क्या 10 आर था क्या? मैं समझा नहीं। ओके, बढ़े आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए अगली बात करते हैं। राष्ट्रीय आय में एक वर्ष का आंकड़ा लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब अगली बात देखो, राष्ट्रीय आय जब भी मापन किया जाएगा तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? जब भी नेशनल इनकम का मेजरमेंट किया जाएगा, राष्ट्रीय आय के बारे में बातचीत की जाएगी, तो आपको मेरे साथियों दो तीन बातें हैं जिनको याद रखना चाहिए या आपको ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्रीय आय में होता क्या क्या है। दरअसल राष्ट्रीय आय का जब भी मापन किया जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सबसे पहले तो एक वर्ष का आंकड़ा लिया जाएगा, एक वर्ष का आंकड़ा लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और इसी एक वर्ष को हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये किसी क्षेत्र विशेष का होगा, किसी देश की इकोनॉमी, अरे अरे अरे, ये ना मेरे दोस्त, किसी किसी देश की इकोनॉमी का होगा, किसी देश की इकोनॉमी, किसी देश की अर्थव्यवस्था में होगा, सीमा में होगा। और तीसरी बात आपको ये याद रखना है, ये अंतिम उत्पादन होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्शन, मतलब जो रेडी हो गया है, अंतिम उत्पादन होगा। ये भी कई बार सवाल आता है कि राष्ट्रीय आय में किन उत्पादों को शामिल किया जाता है? तो जिनका फाइनल प्रोडक्शन हो गया है उनको शामिल किया जाता है। ये तीन बातें आपको याद रखना है। फाइनल प्रोडक्शन मतलब जो रेडी टू यूज है, जैसे ये शर्ट मान लो रेडी टू यूज है पहनने के लिए, तब इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। अगर मान लो अभी इस पर प्रिंटिंग विंटिंग बाकी है और 31 मार्च आखिरी है, निकल गई डेट, तो फिर इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखना। अब मैं इसी से एक सूत्र बनाऊंगा, क्या सूत्र है राष्ट्रीय आय का वो समझना। मतलब एक वाक्य बोलूंगा मैं ये बोलूंगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था में या किसी देश की इकोनॉमी में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के भीतर, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में किया गया, एक वर्ष में किया गया कुल अंतिम उत्पादन, कुल अंतिम उत्पादन राष्ट्रीय आय कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है ना? द टोटल फाइनल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इन अ कंट्री इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं?
हम ये लिख सकते हैं द टोटल फाइनल प्रोडक्शन, द टोटल फाइनल प्रोडक्शन, द टोटल फाइनल प्रोडक्शन, है ना, द टोटल फाइनल प्रोडक्शन इन अ कंट्री, इन अ कंट्री, इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। ओके, ये आपको यहां पर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये परिभाषा है, परिभाषा याद नहीं करना है, लेकिन हाँ भाव समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो ये राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ बेसिक सी बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। अब याद रखना मेरे साथियों, अगले, हाँ अगली बात एक और लिखना कि राष्ट्रीय आय में किसका सबसे ज्यादा योगदान है, ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में। तो जो सेवा क्षेत्र है ना, सर्विस सेक्टर, उसका सबसे ज्यादा योगदान है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का, राष्ट्रीय आय में या देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का यानी कि सर्विस सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का, तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, सर्वाधिक योगदान है। तो मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन अ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, वो कौन सा सेक्टर है? तो याद रखना टर्शरी सेक्टर है। सिंपल सी बात है ये, है ना। अनिल कह रहे हैं मैंने बेच अभी लिया, 10 बार तो कमेंट कर चुके हो तुम, पढ़ लो अब। बेच अभी लिया तो पढ़ो ना, पढ़ने के लिए लिया ना, पढ़ने के लिए लिया ना, बताओ। बोले हाँ सर लिया तो है पढ़ने के लिए, तो पढ़ो ना, बताओ। पीसीआई क्या है कोमल जी? गुड़िया, मैंने लिखवाया है पर कैपिटा इनकम है। चलो बड़े आगे बढ़े। बढ़े, अगली बात, अगली बात ये कि राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है। तो राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है? राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है? राष्ट्रीय आय का मापन या मेजरमेंट आप इसे बोलते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन या मेजरमेंट, राष्ट्रीय आय का मापन या मेजरमेंट। तो याद रखना है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हमारे पास में 3 विधियां है। कितनी विधि है मेरे दोस्त? 3 विधि है। तीन विधियां है हमारे पास में। नेशनल इनकम को मापने की हमारे पास में कितनी विधि है? 3 विधि है। आओ जरा एक एक विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली विधि है मेरे साथियों उत्पाद विधि। यह उत्पाद दरअसल उत्पादन से मिलकर के बना है। उत्पाद विधि या इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड आप इसे बोल सकते हैं। उत्पाद विधि या उत्पादन विधि या प्रोडक्शन मेथड आप इसे कह सकते हैं। ओके, और दूसरी बात यह है कि इसी उत्पादन विधि को हम मूल्यवर्धन विधि भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगला बिंदु है इसमें लिखेंगे इसे मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है। इसे मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन मेथड, इसे मूल्यवर्धन विधि, वैल्यू एडिशन मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड कहा जाता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि उत्पाद विधि को और किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज आल्सो नोन एज वैल्यू एडिशन मेथड। ओके, तो उत्पाद विधि मूल्यवर्धन विधि के नाम से भी जानी जाती है। अब उत्पाद का मतलब उत्पादन है, उत्पादन है मेरे साथियों, और उत्पादन मतलब वही एक साल में किसी देश की इकोनॉमी में जितना भी टोटल उत्पादन हुआ है, फाइनल प्रोडक्शन, उसी की टोटल वैल्यू जो है वो प्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हम इसमें सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे, किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में किया गया कुल अंतिम वस्तु एवं सेवा का, कुल अंतिम वस्तु एवं सेवा की समग्र मौद्रिक आय, समग्र मौद्रिक आय,
किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में किया गया कुल अंतिम वस्तु एवं का सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? उत्पाद विधि कहलाता है। अब ये जो प्रोडक्शन होगा ना, ये तीनों सेक्टर में होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो लिखेंगे यह उत्पादन, दिस प्रोडक्शन इज, यह उत्पादन प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, यह उत्पादन प्राइमरी, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, तथा तृतीयक यानी कि टर्शरी। यह उत्पादन प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों में किया जाता है, या तीनों क्षेत्रों में होता है, तीनों क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में, तीनों में अगर उत्पादन हो रहा है तो मेरे साथियों ये उत्पाद विधि। सिंपल सा शब्दावली है, सिंपल सी बातें हैं, है ना, और यही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिहाज से भी। बताओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं ना? है ना, प्लीज यहां तक पढ़े। हाँ हाँ, लिखने का टाइम ले लो, कोई बात नहीं। एनएसएस और सीएसओ को एक्सप्लेन कर दीजिए, करवा दूंगा, आखिरी में करवा दूंगा, है ना। अभी इतना पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो एक बार। बताओ दोस्तों, पढ़ लिए और लिख भी लिए? चलिए क्वेश्चंस करवा दो। अभी मेरे ख्याल से आपको जीएस के क्वेश्चंस करवाएंगे सर, एक बैच भी आ रहा है प्रज्ञान बैच यूपीएसआई के लिए, और अजीत सर आपको जीएस के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, है ना। तो आप वहां पर देख लीजिएगा थोड़ा सा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, प्रैक्टिस आप वहां पर कर लो। भाई लिखेंगे राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है? तीन विधि है। पहली विधि है उत्पाद विधि, अगली विधि के बारे में हम बातचीत करते हैं। और अगली विधि कौन सी विधि है? तो उसको हम बोलते हैं व्यय विधि, व्यय विधि। और इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंड से जानते हैं व्यय, कि किसी भी देश की इकोनॉमी में एक साल में वहां के लोगों के द्वारा कितना खर्च किया गया, उसी को व्यय विधि के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किसी देश के नागरिकों के द्वारा, किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में किया गया कुल खर्च क्या कहलाता है? खर्च या व्यय क्या कहलाता है मेरे साथियों? व्यय विधि कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर बाय द सिटीजन, बाय द सिटीजन इन इकोनॉमी
कुल खर्च क्या कहलाता है? खर्च या व्यय क्या कहलाता है मेरे साथियों? व्यय विधि कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर by the citizen in economy is known as expenditure method। इसका मतलब यह है भाई, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल इनकम जो है, वो टोटल खर्च के बराबर है क्या? यही तो होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि राष्ट्रीय आय बराबर यानी कि नेशनल इनकम बराबर क्या होगा? कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, इसके बराबर होगी। और कुल व्यय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ना जरा, टोटल एक्सपेंडिचर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, नेशनल इनकम बराबर कुल व्यय का मतलब है सी प्लस, ये सूत्र याद रखना, जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये सूत्र है इसका। सवाल आता है ना? अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब है कंजप्शन, और कंजप्शन का मतलब हिंदी में होता है उपभोग। ये जनता जो उपभोग करती है ना, उसको बोलते हैं। सी का मतलब है कंजप्शन, कंज्यूमर के द्वारा जो कंजप्शन किया जाता है। और जी का मतलब क्या होता है? सरकारी खर्च, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से आप इसे जानते हैं, सरकारी खर्च बोलते हैं इसको। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, निवेश बोल देते हैं हिंदी में। और एक्स का मतलब वो नहीं जो किसी को छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, ये भी तो हो सकता है। बोले हाँ सर, हो तो सकता है। यहां पर एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। आपको पता ही है, अगर हमारे देश से कोई वस्तु या सेवा विदेशों को बेची जाती है, सेल की जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, है ना? उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट करना। और एम का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट। और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, यानी कि किसी भी चीज को खरीदना। तो ये सूत्र है इसका, और इस सूत्र को अच्छे से याद रखना है क्योंकि सवाल यहां से आता है। पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एक्स माइनस एम जो होता है ना, इसका मतलब एनएक्स भी होता है। अब ये क्या बला है, सुनना मेरी बात को, नेट एक्सपोर्ट बोल देते हैं। एनएक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेट एक्सपोर्ट, यहां पे लिख देता हूं, नेट एक्सपोर्ट आप इसे बोल देते हैं, एनएक्स को। अब सुनना, जैसे मान लो हमने विदेशों को 120 रुपए की चीज बेची है, हमने विदेशों को 120 रुपए की चीज बेची, और अगर हमने वहां से उस देश से 100 रुपए की चीजें खरीद ली, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना होगा? हमने टोटल कितना बेचा? तो डेफिनेटली मेरे साथियों, कितने रुपए बेचे? 120 में से 100 रुपए की खरीद ली, तो 20 रुपए नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही तो बात है, यही तो जलवे हैं। आगे बात समझ में? ये बात आपको याद रखना, इसी को बोलते हैं व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड आप इसे बोल देते हैं सिंपल से शब्दों में। मैं फिर से बता देता हूं, व्यय विधि का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये होता है ना? अनिरुद्ध शर्मा सर, ये ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, इसको समझाइए एक वीडियो के माध्यम से। ओके, समझा दूंगा, है ना? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि व्यय विधि का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर वहां के जो सिटीजन है, उन्होंने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया है, उसी को हम व्यय विधि कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसका सूत्र है नेशनल इनकम बराबर टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। याद रखना, अभी बताता हूं कैसे सवाल आते हैं। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एम को हम एनएक्स लिखते हैं, तो डायरेक्ट एनएक्स लिख देंगे हम। और मैंने यही बताया, देखो एक सवाल लेता हूं, ये सवाल हालांकि आपकी परीक्षा में नहीं आया है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं इस सवाल के माध्यम से कि आप कितना अच्छे से मेरे साथियों इस सवाल को देख पाते हो। ये जीडी में आया हुआ है, पर बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, शायद इससे रूपरेखा बने और आप लोग बेहतरी की ओर चल पाए। अरे ये क्या हो रहा है भाई? पता नहीं क्या हो रहा है। देखो, ये सवाल है, और सवाल क्या कह रहा है वो जरा देखना। सवाल ये कह रहा है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी, सी का मतलब है घरेलू खपत, वही कंजप्शन बोलते हैं, डोमेस्टिक कंजप्शन आप इसे बोलते हैं। ओके, प्लस जी, और आगे स्पेस छोड़ रखी, प्लस आई, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, और प्लस एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट बोल देते हैं, शुद्ध निर्यात मेरे साथियों। ठीक है, तो यहां पर यह पूछा गया है कि जी का मतलब क्या है? जी का मतलब क्या, क्या व्यक्तिगत व्यय जी का मतलब है, या फिर मेरे साथियों सरकारी व्यय है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर मेरे दोस्त डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, या फिर नॉन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गैर सरकारी व्यय? बताओ क्या इसका आंसर होगा? बी 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 बी, बहुत बढ़िया, बी। तो बी का मतलब क्या है मेरे साथियों? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप इसे बोलते हैं, सरकारी खर्च मैंने लिखवाया है, ये आप यहां पर देख सकते हो। मैंने यही तो लिखाया कि जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। सवाल ऐसे ही आते हैं। और एक आध सवाल देख लो, एक आध सवाल और देख लो, शायद इससे और अच्छे से चीजें समझ में आए। कहां गया वो?
ये देखना, ये वाला सवाल देखना, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। इस सवाल का आंसर देना। देखो ये लिखा है निवल निर्यात यानी कि एनएक्स बराबर क्या होता है। मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया है, मैंने एक सूत्र बताया मेरे साथियों, और वो सूत्र क्या बताया कि एनएक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स माइनस एम होता है। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट यानी कि कुल निर्यात होता है, टोटल एक्सपोर्ट होता है, माइनस या माइनस आएगा। और एम का मतलब होता है कुल आयात। तो इसका क्या जवाब होगा, इसका आंसर आप ही दो, तुम्हें ठीक रहेगा, आप ही दो, क्या होगा इसका आंसर। कभी कभी बहुत छोटे छोटे सवाल रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जाम में। बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर। बी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, और बताओ बाकी लोग क्या बताओगे आप लोग भी। बी 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 कुल ब्याज नहीं हो सकता, गलत। सी, चलो सी 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 कई लोगों ने बताया है, ये इसका आंसर होगा। तो सवाल ऐसे आते हैं आपकी एग्जाम में भी, ऐसे सवाल आपकी एग्जाम में आएंगे। ओके, तो व्यय विधि समझ में आ गया, एक बार प्लीज मुझे बता दो कि हाँ सर व्यय विधि समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़े। अब व्यय विधि के बाद में हम लोग पढ़ेंगे आय विधि। क्या पढ़ेंगे, आय विधि। तो तीसरी विधि है मेरे साथियों इनकम मेथड, आय विधि। और आय विधि को हम किस नाम से जानते हैं, इनकम मेथड के नाम से जानते हैं। आय विधि या इनकम मेथड, आय विधि का मतलब होता है इनकम मेथड। अब याद रखना, इसी आय विधि को हम फैक्टर इनकम मेथड भी बोल देते हैं, कारक आय विधि भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कारक आय विधि। तो इस आय विधि को हम और किस नाम से जानते हैं, कारक आय विधि के नाम से जानते हैं। तो अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको हम कारक आय विधि बोल देते हैं, फैक्टर इनकम मेथड। कारक आय विधि, फैक्टर इनकम मेथड, इसको बोलते हैं कारक आय विधि। अब ये कारक क्या होते हैं, ये साधन क्या होते हैं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं इसके पहले। किसी भी वस्तु या सेवा का जब उत्पादन किया जाएगा, याद रखना है उत्पादन या प्रोडक्शन हमेशा दो चीजों का किया जा सकता है। या तो किसी गुड्स का किया जाएगा, गुड्स का मतलब होता है वस्तु, या फिर मेरे साथियों सेवा का किया जाएगा, सर्विसेज का। तो प्रोडक्शन हमेशा दो चीजों का होगा, या तो गुड्स का होगा या सेवा का होगा। उत्पादन हमेशा या तो वस्तु का होगा या सेवा का होगा, ये बात आपको याद रखना है। भैया प्लीज बता दीजिए इस क्लास से राजस्थान एसआई का हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दीपा जी। तो याद रखना है वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाएगा हमेशा। मैं मान के चलता हूं मेरे साथियों कि मैं किसी शर्ट का उत्पादन करना चाहता हूं, मैं मालिक हूं, मेरे पास एक उद्योग है जो कि शर्ट का उत्पादन करता है। तो मुझे कौन कौन से साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे शर्ट के उत्पादन करने के लिए कौन कौन से साधन चाहिए या कौन कौन से कारक चाहिए, इनको हम कारक भी बोलते हैं। बताओ कौन कौन से साधन चाहिए ताकि शर्ट का उत्पादन हो सके, या कौन कौन से हमें क्या चाहिए, कारक चाहिए। साधन या कारक एक ही बात है। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि मुझे शर्ट का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल। तो मेरे साथियों एक साधन है मेरा कच्चा माल, जैसे शर्ट के बटन, धागा, इनको बोलते हैं रॉ मटेरियल। और ये सब कहां से मिलता है, तो जमीन से मिलता है। इसीलिए कच्चे माल को भूमि कह दिया जाता है, भूमि। और भूमि का मतलब है लैंड। याद रखना है कच्चे माल को भूमि में शामिल किया जाता है, कच्चे माल को ओवरऑल हम लैंड के नाम से जानते हैं, भूमि के नाम से जानते हैं। दूसरा मेरे दोस्त, हमें मजदूर भी तो चाहिए ना, उत्पादन कौन करेगा। तो दूसरे जो साधन है वो है श्रमिक, लेबर। लेबर मेरे साथियों, मजदूर आ गए, ठीक है। भूमि भी हमारे पास नहीं थी, हमने किसी गंगाराम से, मांगीलाल से, तेजूबाई से, दाफूबाई से, मयंक से, उनसे क्या की, भूमि किराए पर ले ली, है ना भाई। हमारे पास नहीं थी तो फैक्ट्री लगानी थी, हमने किसी से किराए पर ले ली। गंगाराम ने हमको भूमि इसलिए दी क्योंकि उसको किराया मिल रहा है। तो दूसरा हमने मजदूर भी बुलवा लिए। तीसरा मजदूरों को और भूमि के मालिक को हमें पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो तीसरा जो साधन है वो क्या है, पूंजी है, पूंजी। और पूंजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। पूंजी को किस नाम से जाना जाता है, कैपिटल। और कैपिटल के अंदर धन और मशीन दोनों को शामिल किया जाता है। जो पैसा है ना वो भी और मशीन भी, इन दोनों को मेरे साथियों इसके अंदर शामिल किया जाता है। जिससे हम कपड़ा बनाएंगे वो मशीन है, ठीक है। और चौथा जो है मेरे साथियों वो है उद्यमी या उद्यमशीलता, आप इसे बोल सकते हैं। जो मालिक है ना मेरे साथियों, जो रिस्क ले रहा है इतनी सब चीजों की, जो उत्पादन कर रहा है, उसको बोलते हैं उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से आप इसे जानते हो, ये व्यक्ति मेरे साथियों। ओके, तो ये चार साधन है किसी भी वस्तु का या शर्ट का उत्पादन करने के लिए। इन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं। ओके, किसकी आवश्यकता पड़ती है, इन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन, आप इसे इन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन के नाम से आप इन्हें जानते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखना, इन चारों साधनों को कुछ ना कुछ इनकम मिलती है, ये ऐसे ही काम नहीं करते हैं, इनको कुछ ना कुछ इनकम मिलती है मेरे साथियों। इन चारों साधनों को कुछ ना कुछ इनकम मिलती है, और उसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, कारक आय बोलते हैं। तो याद रखना ये तो कारक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक या साधन। और इन ये साधन क्यों शर्ट का उत्पादन कर रहे हैं, क्यों किसी के यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथियों ध्यान रखना है इनको कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, और उसी को बोलते हैं कारक या साधन आय। कारक आय या साधन आय बोलते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इनको क्या क्या इनकम मिलती है। जैसे हमारे पास में जमीन नहीं थी तो हमने मेरे साथियों मांगीलाल से ले ली, मांगीलाल को क्या फायदा, उसको मिल रहा है रेंट, और रेंट को हम बोलते हैं किराया।
लगान, लगान भी बोल सकते हैं। मजदूर मेरे यहाँ क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? पारिश्रम या वेतन भी आप इसे बोल सकते हैं। ऐसे इसके लिए शब्द वेजेस है। पूंजी, मेरे पास पैसा नहीं है इस मजदूर को देने के लिए, जमीन के मालिक को देने के लिए मैं बैंक चला जाऊंगा, बैंक मुझे लोन दे देगा। बैंक लोन मुझे क्यों देगा? उसे क्या फायदा? तो याद रखना, उसे फायदा, उसे क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। भाई उसे क्या फायदा? तो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, बात खत्म। इसलिए वो मुझे लोन दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये रिस्क लेकर के शर्ट की फैक्ट्री लगा रहा है तो उसे क्या फायदा है? भाई उसे क्या फायदा है मुझे ये बताओ। वो क्यों शर्ट की फैक्ट्री लगाना चाह रहा है? तो उसे ये फायदा है कि उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट या लाभ मिलता है या बेनिफिट मिलता है। तो प्रॉफिट, लाभ, बेनिफिट मेरे साथियों उसको मिलता है। ओके, ये बात आपको यहां पर याद रखना है। तो ये उत्पादन के कारक है और ये चारों के चारों उसके मेरे साथियों उनको मिलने वाली इनकम है और उसी को साधन आय के नाम से जाना जाता है। एक बार प्लीज मुझे आप यहां पर बता दो, क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है? उतार लो, जिसको उतारना है उतार लो, ठीक है, जल्दी से। कोई दिक्कत? समझाया भी करो, बस छपवा रहे हो। समझा तो रहा हूं, मैंने क्या समझाया? तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, उसका मतलब अब तुम्हारी नींद खुली है जब यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई बेटा, तब है ना। उसके पहले क्या कर रहे थे तुम? हैं? उसके पहले अब कोई तैयारी थोड़ी होती है यार। अब तो खाली रिवीजन होता है बेटा। अब तैयारी नहीं होती है, अब तो रिवीजन होता है, रिवीजन। ऐसे टाइम पर रिवीजन ही होगा। आपने तो विनायक बैच से ही शुरू कर दिया था, आपकी क्लासेस कर दी थी ना। मानते ही नहीं हो आप। हम्म? हो गया? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? आप तो ये बताओ, एक बार फिर से समझा दूं क्या अगर दिक्कत आ रही हो तो? चलो एक बार फिर से बता देता हूं, सुनना। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, है ना। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग अब अभी नींद खुली है उनकी, अब आ रहे हैं वो क्लास में। सुनना मेरी बात को, आय विधि का मतलब क्या होता है? इनकम मेथड इसको बोलते हैं। और आय का मतलब ये होता है कि किसी भी देश के जो नागरिक है, सिटीजन है किसी भी देश के अंदर, उनके द्वारा टोटल इनकम कितनी उसको प्राप्त हुई है एक साल में, उसी को आय विधि बोल देते हैं। अभी तो मैंने परिभाषा लिखी ही नहीं, अब लिखूंगा मैं। इसको कारक आय विधि के नाम से भी जाना जाता है। देखो किसी भी वस्तु का उत्पादन जो होता है ना, प्रोडक्शन, वो दो चीजों का होता है, या तो वस्तु का या सेवा का। जैसे उत्पादन होगा इस सेलो टेप का, इस रिमोट का, इस मोबाइल का, या फिर मेरे साथियों मैं पढ़ा रहा हूं ये सेवा है, ये भी उत्पादन हो रहा है, सेवा का भी उत्पादन होता है। तो उत्पादन में जिन साधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें ये चार साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तभी उत्पादन होता है। जैसे मुझे शर्ट बनानी है तो मुझे भूमि चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, है ना, कच्चा माल चाहिए, उसी को भूमि में शामिल किया। अब मेरे पास नहीं है तो मैं किसी एक्स वाई जेड नाम के व्यक्ति से वो ले लूंगा। उसे क्या फायदा? वो मुझे क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको इनकम मिलेगी, जिसको बोलते हैं रेंट, किराया, लगान। दूसरा, मजदूर भी बुलाने पड़ेंगे। मजदूर मेरे यहाँ क्यों काम करेंगे? क्योंकि उनको मिल रहा है पैसा, वेजेस, वेतन, सैलरी, पारिश्रम बोल देते हैं। फिर तीसरा, पूंजी, इन दोनों को देने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैंक जाऊंगा, मैं कहा लोन दो भैया मुझे, मैं काम कर रहा हूं थोड़ा। वो मुझे लोन देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि उनको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। चौथा मेरे साथियों, रिस्क क्यों ले रहा हूं मैं? शर्ट का उत्पादन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मेरे साथियों ये चार कारक है और चारों कारकों को मिलने वाली है। अब मैं लिखूंगा इसकी परिभाषा आसान से शब्दों में लिखूंगा। किसी, लिखेंगे, किसी देश के नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में प्राप्त कुल कारक आय, कुल कारक आय का समग्र योग, का समग्र योग क्या कहलाता है? सिंपल सी शब्दावली में आय विधि कहलाती है, इसी को कारक आय विधि बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। रॉ रॉ मटेरियल का रेंट से क्या लेना देना है? प्रदीप मेरे भाई, कच्चे माल को भूमि में शामिल किया जाता है ना, ये मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे कच्चा माल मैंने बताया, शर्ट के लिए कपड़ा हो, ये ऊन होगा, कपास हो सकता है, ये बटन हो सकते हैं, ये शाही हो सकती है, कच्चा माल है। ओके, ये बात आपको याद रखना। आगे की बात समझ में? तो ये कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी बातें हैं और यही आपको याद रखना। अब इससे आगे हम कल देखेंगे मेरे दोस्त, कल इससे आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, राष्ट्रीय आय को कैसे कैसे मापा जाता है ना, किन किन पदों में मापा जाता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इसके बारे में कल बताएंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आज की ये क्लास? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। बढ़िया लगी? कोई समस्या वाली बात तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है आज की इस क्लास में? बताओ सभी लोग, एक बार बताएंगे आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? है ना, सभी लोगों को समझ में आ रही है ना क्लास? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना?
अगर नहीं आ रही हो तो प्लीज मुझे बताना कि सर नहीं आ रही है। अगर नहीं आएगी तो आपका भाई आप लोगों के साथ में है ना, और समझाऊंगा मैं, एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार पढ़ाऊंगा, ठीक है, पर समझ में आना चाहिए। ओके, चलो फिर आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी शेष वार्ता आपसे करेंगे कल। तो दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, सम्मान, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। पर एक बात बता दूं, इकोनॉमिक्स समझने के लिए आपको डेली क्लास में आना पड़ेगा, डेली, है ना, डेली। ठीक है, नमस्ते।